नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 12 का जो सेकंड चैप्टर था भारतीय इतिहास के स्वर्णिम ट्रस्ट उसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। पहले पार्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, फिर गुप्तों के बारे में पढ़ा, गुप्तकालीन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। लास्ट अपने गुप्तकाल में बच गया था फाहियान का भारत का विवरण। फाहियान जो था चीनी यात्री था जो 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में इसने भ्रमण किया। उस समय गुप्तों के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसका शासनकाल, तो उसके शासनकाल का इसने वर्णन किया। तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का इसने वर्णन किया कि इसमें किस तरह की व्यवस्था थी राज्यों में। तो इसने बताया कि प्रजा जो थी वो दान, धर्म, पाप, पुण्य, लोक परलोक और पुनर्जन्म में जो विश्वास करते थे। ब्राह्मण धर्म की बात की जाए तो ब्राह्मण जो थे वो सबसे उन्नत अवस्था में थे। बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। चोरी डकैती का जो प्रजा को बिल्कुल भी भय नहीं था। दंड व्यवस्था की अगर बात करें फाहियान के विवरण के हिसाब से तो दंड की जो व्यवस्था थी वो ज्यादा कठोर नहीं थी, नॉर्मल से दंड दिए जाते थे। चोरी डकैती हुआ नहीं करती थी। प्रजा जो थी वो सुखी जीवन यापन कर रही थी। अपराधों की बात करें तो नगण्य थे। राज्य प्रजा के निजी विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता था। राज्य की बात की जाए, राजा की बात की जाए तो प्रजा के जो हित थे, उसके निजी जो हित थे, उनमें राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो नहीं किया जाता। उस समय जो प्रमुख नगर थे फाहियान के अनुसार श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी जो थे प्रमुख प्रसिद्ध नगर थे, जो कि बौद्ध धर्म के जो नगर थे उनका ज्यादा विकास हुआ। ये नगर उस समय उजड़ने लगे थे, यानी श्रावस्ती था, वैशाली, कौशाम्बी जो थे वो नगर क्या रहते उजड़ने के कगार पर थे, यानी वहां पर ठीक तरह की व्यवस्था जो थी वो नहीं थी। क्यों? क्योंकि गुप्तों ने उस समय ज्यादा से ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दे दिया था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के ऊपर ज्यादा ध्यान इनका था। दूसरा जो ये नगर थे श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, इनके स्थान पर जो व्यापारिक नगर थे, यानी व्यापार की उन्नति जो नगर कर रहे थे, उनमें प्रमुख उज्जैन और कन्नौज थे। इनकी व्यापारिक दृष्टि से इनका ज्यादा महत्व था। काफी संपन्न जो ये राज्य थे, इनके बारे में मुख्य थे जो यहाँ का व्यापार जो था कोड़ियां व वस्तुएं जो विनिमय का आधार हुआ करते थे, यानी संपन्न राज्य थे, संपन्न ये प्रांत थे उज्जैन का और कन्नौज का। गुप्त काल में जब फाहियान जो था इसके यात्रा पर आया था तो उनकी जगह जो व्यापारी केंद्र जब व्यापार जब हम करेंगे तो आज का जैसे व्यापार है तो मुद्रा से व्यापार किया जाता है। आधार क्या है आज के व्यापार का? मुद्रा है आज के व्यापार का आधार है। तो उस समय व्यापार का आधार क्या थी? कोड़ियां और वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी वो प्राकृतिक व्यापार का आधार थी। संपन्न नगरों की बात की जाए तो पाटलिपुत्र उस समय सबसे संपन्न नगर में से एक था और पाटलिपुत्र के जो प्रजा देने व जनहित कार्य में के लिए तैयार रहा करती थी। यहाँ की जो प्रजा थी वो दान देने के लिए और जो भी जनहित के कार्य थे उसमें कार्य करने में तत्पर रहा करती थी पाटलिपुत्र नगर की जो प्रजा थी। ये तो था आपके गुप्त काल के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे हर्षकालीन भारत का, यानी हर्ष के बारे में। राजा जो हुआ हर्ष, गुप्त साम्राज्य जैसे विकसित हुआ तो विकसित होने के पश्चात में हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर, हरियाणा के थानेश्वर स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। तीन ही इसके प्रसिद्ध राजा रहे, तीन शासक थे इसके, तीन ही शासक। पहला था प्रभाकर वर्धन, दूसरा था राज्यवर्धन और तीसरा रहा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का संस्थापक जो वो माना जाता है। प्रभाकर वर्धन ने जो है कुछ ही समय तक शासन किया था। प्रभाकर वर्धन के बारे में ऐसा कहा जाता है हर्षचरित्र के अनुसार कि
प्रभाकर वर्धन ने जो है इस वंश का चौथा शासक, उसके बाद में राज्यवर्धन और उसके बाद में हर्षवर्धन जो थे वो शासक बने। राज्यवर्धन जिसके कोई भी संतान नहीं थी और आर्यवर्धन जिसका भाई जो था हर्षवर्धन, इसने राज्य किया। हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन शासक कब बना था? हर्षवर्धन शासक बना था 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में शासक बना हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब अपने साम्राज्य का शासक बना था उस समय उसका साम्राज्य जो था वो बिखरा हुआ था, किसी भी प्रकार किसी तरीके से साम्राज्य की व्यवस्था नहीं थी। साम्राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा था और उसके पास में शासन करने के लिए बिल्कुल ही थोड़ा सा प्रदेश था। और 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन ने कनौज को जो है अपनी राजधानी बनाई। 606 ईस्वी में नदी पर बैठा और शासन किया इसने 647 ईस्वी। इसने अपनी राजधानी जो थी हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया कनौज को, राजधानी बनाया इसने कनौज को। हमने देखा कि गुप्त काल में जो प्रमुख जो नगर थे, व्यापारी जो नगर थे, उज्जैन और दूसरा कौन सा था? कनौज। तो जैसे ही हर्षवर्धन शासक बढ़ा 606 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी बना लिया कनौज को। शासन किया 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक। इसके बाद में हर्षवर्धन ने साम्राज्य की वास्तविक जानकारी उसके अभिलेखों, यानी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है उसके अभिलेखों के द्वारा। हर्ष चरित्र वेदशाल के विवरण से हर्ष ने लगभग समस्त उत्तरी भारत पर जो है विजय प्राप्त की थी। हर्ष जो है समस्त उत्तरी भारत का शासक था, समस्त उत्तरी भारत का शासक था। यानी इसके साम्राज्य में समस्त उत्तरी भारत के जो भी राज्य थे वो सारे राज्य इसके साम्राज्य में शामिल थे, जिसकी जानकारी हमें मिलती है हर्ष चित्र से और इसके अभिलेखों से और हवेनसाल के विवरण से। हवेनसाल ने उसके पंच भारत की विजय का उल्लेख किया है, जो कि हर्ष के 606 ईस्वी के शासन पर बैठ करके उसे सबसे पहले जो है बंगाल के गौड़ों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। इसके बाद में है कि सबसे पहले इसने क्या किया था? बंगाल के गौड़ों पर विजय हासिल की। गौड़ों पर विजय हासिल की। सबसे पहले इसकी जो विजय थी, बंगाल के जो गौड़ शासक थे जिन्होंने राज्यवर्धन का वध कर दिया था, तो उन्हीं से वापस बदला लिया और बदला लेकर के जो है इसने अपने साम्राज्य में बंगाल राज्य को मिला लिया। उस समय शशांक वहां का शासक था। हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ समझौता किया, जिसने गौड़ नरेश शशांक को सीमित कर दिया था। हर्ष ने 630 ईस्वी से लेकर के 33 के बीच में वल्लभ नरेश धुरसेन द्वितीय को पराजित किया, जो चालुक्य के युद्ध का पूर्व चरण था। बाद में हर्ष ने वल्लभी के वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय महत्वाकांक्षी शासक थे जिन्होंने साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन किया। दोनों राज्यों की सीमाएं जो थी वो क्या थी? निकट थी और निकट होने के कारण दोनों में युद्ध होना अनिवार्य था। और ये युद्ध हुआ 630 से लेकर के 634 के मध्य। अशोक ने हर्षवर्धन जो था इससे धीरे धीरे जैसे शासक बना, शासक बनने के बाद में धीरे धीरे जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और जब इसकी सीमा जो थी दूसरे राज्य से टकराने लगी तो वहाँ का जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य के पास जाने लगी, तो वहाँ का शासक पुलकेशिन द्वितीय जो कि एक स्वयं एक महत्वाकांक्षी शासक था और इसके कारण जो है और हर्ष भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दोनों की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराई तो इसका नतीजा क्या निकला? युद्ध होना अनिवार्य था। और ये युद्ध हुआ 630 से 634 ईस्वी के मध्य नर्मदा नदी के तट पर। हवेनसाल और पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति इस युद्ध में हर्ष की असफलता का उल्लेख करती है, यानी 630 से 634 के मध्य नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय व हर्ष के मध्य जो है हर्षवर्धन के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें माना जाता है कि संभवतः हर्षवर्धन जो थे वो पराजित हुए। इसकी जानकारी हमें मिलती है ऐहोल प्रशस्ति से।
इसकी जानकारी हमें मिलेगी कहाँ से? एनालोल प्रशस्ति जो इसे जानकारी मिलती है कि उसमें हर्षवर्धन जो था वो पराजित हो गया, हर्षवर्धन पराजित हो गया था, क्योंकि उस समय एप्लीकेशन द्वितीय की जो सेनाएं थी या इसका जो नेतृत्व था वो क्या था? सबसे अच्छा नेतृत्व था इसकी अपेक्षा हर्षवर्धन की। इसके बाद देखिए हर्षकालीन भारत में देखेंगे हर्ष जो है पूर्वी भारत अभियानों में सफल रहा, यानी हर्ष ने पूर्वी भारत के जितने भी राज्य थे उनके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। चीनी लेखक जो था मातवान ली 641 ईस्वी में हर्ष को मगध नरेश जो इसने कहा 640 तक हर्ष ने औडू कालीन पर विजय प्राप्त की और इसी के साथ इसने उड़ीसा पर भी जो विजय हासिल कर ली थी हर्ष ने। बौद्ध और इसके उड़ीसा विजय के पश्चात हर्ष ने जो है बौद्ध सभा का आयोजन करवाया। इसकी पुष्टि जो है चीनी विवरण से प्राप्त होती है। भगवान भट्ट के अनुसार हर्ष ने सिंध के राजा राजलक्ष्मी से वंचित किया था, जिसे पहले प्रभाकर वर्धन जो है हरा चुका था, यानी पहले सिंध के राजा को प्रभाकर वर्धन हरा चुके थे, उन्हीं को फिर से जो है हर्षवर्धन ने भी हराया। राजलक्ष्मी से वंचित यानी उसके राज्य से वंचित कर दिया था। कश्मीर के राजा को हर्ष के ने जो है बुद्ध के दान देने के लिए बाध्य किया था, यानी कश्मीर पर जब हर्ष की विजय हो गई थी तो हर्ष ने जो है वहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध थे उनके दान देने के लिए इसने बाध्य किया। नेपाल में हर्ष ने एक संबंध प्रचलित किया जिसकी पुष्टि हर्ष के तुषार शैल अर्थात बर्फीले पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों से कर वसूलने का भी उल्लेख जो है वह मिलता है कि जो हर्षवर्धन जो था इसने नेपाल पर भी विजय हासिल की थी और नेपाल में एक संबंध भी चलाया था। इसकी पुष्टि होती है इसके शैल चित्रों से। शैल जो अभिलेख है जिसमें से बर्फीले और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करने वाला बताया गया। इसके बाद में 41 वर्ष के शासनकाल के दौरान हर्ष ने अपने सामंत राजाओं से दूरदराज के क्षेत्रों जैसे कई क्षेत्रों पर इसने 41 वर्ष के शासनकाल में जो है 41 वर्ष के शासनकाल में विभिन्न राज्यों को अपने राज्य में इसने मिलाया, जिनमें प्रमुख रूप से जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिंध, सीमांत प्रदेश व असम से क्षेत्र। 41 वर्ष के शासनकाल में यानी 41 वर्ष शासन किया इसने, तो 41 वर्ष के शासनकाल में इसने अपने साम्राज्य में जो है जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिंध, सीमांत प्रदेश, असम के प्रदेशों पर विजय हासिल की। इसके साथ इसने जैसे मैंने बता रखा है कलिंग और उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा मध्य भारत तथा राजपूताना हर्ष के प्रशासन के अधीन थी। इसके अलावा मध्य भारत व राजपूताना यानी अपना राजस्थान भी इसी के जो है अधीन था। हर्ष ने उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े शासक के रूप में कार्य किया। दक्षिण भारत के अभिलेखों में हर्ष को जो है कहा गया है, दक्षिण भारत के जो अभिलेख है, दक्षिण भारत के अभिलेख जो है, दक्षिण भारत के अभिलेखों में हर्ष को शक्लों, दक्षिण भारत के जो अभिलेख है उसमें उसकी उपाधि दी गई है सैकलो तरापतनाथ की, जिसका अर्थ होगा उत्तर भारत का स्वामी। जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तर भारत का स्वामी। उत्तर भारत का स्वामी किसे कहा गया था? हर्ष को। हर्ष ने अपना साम्राज्य विस्तार
नाथ के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है उत्तर का स्वामी इसे जो है कहा गया। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, यानी इसका साम्राज्य था, इसका संगठन का आधार क्या था? सामंती प्रथा पर यह प्रचलित था। ये राजा और इसके अधीन के सामंत जो थे वो कार्य करते थे। गृह राज्य पर इसका सीधा प्रशासन नियंत्रण था, लेकिन अन्य राज्यों पर सिर्फ जो है अप्रत्यक्ष रूप से शासन था। जो गृह राज्य जहाँ पर उज्जैन जिसकी राजधानी जो थी, इसके ऊपर इसका प्रत्यक्ष शासन था, लेकिन इसके अलावा जो भी इसके साम्राज्य के जो प्रांत थे, अलग अलग जो भाग थे, उसके ऊपर सामंतों के द्वारा जो है राज्य किया जाता था, अप्रत्यक्ष रूप से इसके द्वारा। हर्ष की उपाधियां अब आ जाती है। हर्ष ने जो प्रमुख प्रमुख उपाधि जो धारण की उसके बारे में। हर्ष की उपाधियां, हर्ष ने कुछ एक उपाधियां धारण की। उपाधियां, प्रमुख उपाधियों में सबसे पहले आ जाएगा परम भंडारकर। परम भंडारकर। दूसरी उपाधि से धारण की थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। महाराजा धीराज एकाधिकारी, क्या एकाधिकार, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, इसके अलावा सार्वभौम। सार्वभौम और परमेश्वर। प्रमुख प्रमुख उपाधियों की अगर बात की जाए तो परम भंडारकर, महाराजा धीराज, एकाधिकार, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर और सैकड़ों नाथ की उसने उपाधि जो है धारण की थी। इसके अलावा इसकी बात करें तो अधीनस्थ शासक जो थे, यानी राज्य जिनको उन्होंने अपने अधीन कर रखा था, तो अधीनस्थ जो शासक थे वो ऐसे जो है टैक्स दिया करते थे। अधीनस्थ शासकों में प्रमुख रूप से भोपाल, कुमार, लोकपाल, नरपत, सामंत, महासामंत और महाराजा की उपाधि धारण करते थे। हर्ष के जो अधीनस्थ सामंत थे वो उपाधि धारण करते थे, जिनमें महासामंत, महाराजा, भोपाल, कुमार और लोकपाल, नरपति ऐसी उपाधियां इसके सामंत जो थे वो भी ग्रहण किया करते थे और टैक्स दिया करते थे, सैन्य सहायता करते थे, राज दरबार में उपस्थित भी होते थे इसके जो अधीनस्थ राजा थे वो। और हर सीने न केवल सुरक्षा देता था बल्कि प्रशासनिक कुछ एक छूटे भी देता था। अधीनस्थ शासकों में बलबी का, दुरुसेन, द्वितीय का, कापुर का, भास्कर वर्मन, मगध का, पूर्व वर्मन, जलंधर का, उत्तर गुप्त शासक माधव गुप्त के नाम लिए जा सकते हैं। अधीनस्थ जो राजा थे उन्हें काफी स्वतंत्रताएं भी देता। इसके बाद में रहती है हर्ष का धर्म व ज्ञान के संरक्षण के रूप में मूल्यांकन। हर्ष का ज्ञान व हर्ष का ज्ञान व धर्म संरक्षक के रूप में मूल्यांकन। अब आना है इसका हर्ष का कैसे जो है ज्ञान और धर्म के सुरक्षा के रूप में क्या क्या कार्य किए थे। तो इसने 2 सभाओं का आयोजन किया था। पहली थी हर्ष के द्वारा कनौज सभा का आयोजन करना और दूसरी जो सभा बुलाई थी इसने प्रयाग सभा। तो हर्ष की बात करेंगे तो हर्ष महान सेनापति, महान सेनापति। हर्ष एक महान सेनापति, कला साहित्य, कला साहित्य का संरक्षक, कला साहित्य का संरक्षक, धर्म का रक्षक, धर्म का रक्षक आदि उपाधियां जो इसे भी प्राप्त की है। महान सेनापति था इसकी विशेषता इसकी, और कला साहित्य का संरक्षक, इसके दरबार में विभिन्न प्रकार के विद्वान जो थे वो रहते थे। स्वयं भी कुछ कोटि का यह विद्वान था और धर्म का रक्षक भी था। इसके बारे में पढ़ेंगे इसके कनौज सभा के बारे में। हर्ष ने जो है एक सभा का आयोजन किया था कनौज में। कनौज सभा पढ़ेंगे पहले, कनौज सभा।
कन्नौज सभा, जिसका आयोजन किया था 643 ईस्वी में कन्नौज में। कन्नौज सभा है तो 643 ईस्वी में कन्नौज में एक सभा का आयोजन इसके द्वारा किया गया था और सभा का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए ह्वेनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाना, इसका उद्देश्य। कन्नौज सभा का उद्देश्य बौद्ध धर्म का विकास करना और ह्वेनसांग के उपस्थिति का लाभ हर्षवर्धन ने जो है, जब चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था इसके शासन काल में भारत भ्रमण करने के लिए आया तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है उसे बौद्ध धर्म, इसके अनुसार जो बौद्ध धर्म का ज्यादा ज्ञान था, बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा वो बता सकता था, तो इसने क्या कर दिया? आज ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक सभा बुला ली। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का विकास करना, बौद्ध धर्म का जो विकास करना और साथ में क्या करना? जो ह्वेनसांग यहाँ पर आया हुआ था उसकी उपस्थिति का लाभ उठाना। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है, अगर उसे किसी वस्तु बनाने में या कुछ पढ़ा हुआ अगर अच्छे से सकता है तो हम क्या करते हैं? उसे हेल्प लेते हैं कि आप हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता दें, यानी जो आया है व्यक्ति उसकी जो भी क्वालिटी है उसका जो हमें लाभ लेना है, उसके ज्ञान का लाभ लेना है। तो हर्ष ने भी क्या किया? ह्वेनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाया। कई बार पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत है, तो हर्ष के, ह से ह्वेनसांग होगा और है से क्या होता है? हर्ष। तो हर्षवर्धन ने जो है ह्वेनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाने बहुत से शासक इस सभा में सम्मिलित हुए। इसमें जो है 3000 महायान और हीनयान जो है बौद्ध भिक्षुक शामिल हुए थे। इसमें दोनों ही बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं, हीनयान व महायान। 3000 जो है इसके अनुयायी आए थे, 3000 जो है इसके अनुयायी इस सभा के अंदर जो है वो आए थे, यानी हीनयान शाखा को मानने वाले 3000 व्यक्ति और 3000 व्यक्ति महायान शाखा को मानने वाले इस कन्नौज जो सभा थी इसके अंदर शामिल हुए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वान आए। उस समय जो प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के 1000 बौद्ध विद्वान, 1000 बौद्ध विद्वान। नालंदा विश्वविद्यालय का मैंने आपको बताया था कि गुप्तों का जो शासक था कुमारगुप्त प्रथम, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय के 1000 बौद्ध विद्वान भी इस कन्नौज जो सभा थी इसके अंदर उपस्थित हुए थे। हर्ष ने ह्वेनसांग का नाम सभापति पद के लिए प्रस्तावित किया और महायान संबंधी एक विषय विवाद के लिए निर्धारित कर दिया। सभापति किसे बनाया गया था? कन्नौज धर्म सभा का सभापति बनाया गया किसे? ह्वेनसांग को। और इसे दे दिया गया एक वाद विवाद के लिए एक विषय, जिसमें महायान जो शाखा थी, महायान शाखा संबंधित एक विषय को वाद विवाद के लिए जो है सम्मानित कर दिया था। 23 दिनों तक चली उस महायान का प्रचार किया गया। यह सभा चली कितने दिन? कन्नौज जो सभा थी वो 23 दिन चली, 23 दिन सभा कन्नौज जो सभा थी वो कितने दिन चली थी? 23 दिन तक चली थी। और इसमें जो है महायान जो शाखा थी, महायान शाखा का प्रचार प्रसार किया गया। सबसे ज्यादा चर्चा भी किसके ऊपर हुई? महायान जो शाखा थी इसका एक विषय जो था वो विवादित विषय के रूप में जो वाद विवाद के लिए छोड़ दिया गया। तो सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ? महायान शाखा का। हीनयान परिता जो ज्यादा ध्यान
नहीं दिया गया। सभापति बनाया गया वेंसांग को। 23 दिन तक क्या है सभा जो है चली। शॉर्ट रूप में अगर आपको याद रखना हो, कई बार जो है 4 नंबर का प्रश्न आता है। कनौज सभा का आयोजन किया गया 643 ईस्वी में। वेंसांग उद्देश्य याद रखना है, बौद्ध धर्म का विकास करना और बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा, महायान शाखा का विकास करना। सभापति जो है बनाया गया वेंसांग को और साथ में वेंसांग जो है इसकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहता था हर्षवर्धन। और 3000 महायान शाखा के विद्वान आए और 3000 आए हीनयान जो शाखा थी उसके। लगभग नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसके 1000 जो विद्वान थे वो इस सभा में उपस्थित हुए और यह सभा कितने दिन तक चली थी, 23 दिनों तक ये सभा चली। राजा के बराबर जो है गंगा के तट पर स्थित विशाल विहार को इस अवसर के लिए बनाया गया था। यह सभा चली कहाँ पर थी, गंगा के तट पर। गंगा के तट पर सभा का आयोजन किया गया था। गंगा के तट पर विशाल विहार जो है वो बनाया गया, उसके अंदर जो है यह सभा चली। राजा के बराबर बुद्ध की सोने की प्रतिमा जो थी, बुद्ध की सोने की प्रतिमा जो है बनाई गई और फिर जो है जुलूस निकाला गया और राजा के बराबर बुद्ध की एक सोने की मूर्ति 100 फीट ऊंचा जो एक स्तंभ था, यानी राजा के बराबर बनाया गया था बुद्ध को और उसे जो है 100 फीट ऊंचे स्तंभ के ऊपर जो है बैठाया गया था। और इसके बाद में एक सोने की मूर्ति 100 फीट ऊंचे स्तंभ पर उसी प्रकार की, किंतु एक छोटी मूर्ति 3 फुट ऊंची मूर्ति जो रोज जुलूस में उठाई जाती थी। 3 फीट ऊंची जो मूर्ति थी, 3 फुट ऊंची जो एक मूर्ति सोने की मूर्ति थी जो रोज जो है जुलूस में जो है उठाई जाती थी, सोने की मूर्ति। फिर उसे जो है रोज जुलूस उठाया जाता है जिसमें 20 राजा कौन कौन शामिल होते थे, जो इसमें 20 राजा, 300 हाथी और स्वयं जो है हर्ष जो है वो छत्र जो है वो उठाता था। हर्ष के द्वारा क्या उठाया जाता था, छत्र उठाया जाता था। और आगे बढ़ते हुए चारों ओर से जो है जैसे हर्ष आगे बढ़ता था उसके चारों ओर जो है सोने के मोती, सुनहरे फूल और अन्य कीमती चीजें जो बिखेरता जाता था। हर्ष अपने स्वयं अपने हाथों से बुद्ध की मूर्ति को धोया और अपने कंधों पर उठाया और पश्चिमी स्तंभ पर ले गया। वहां उसने हीरों से जड़े हुए हजारों जो रेशमी वस्त्र थे उसे मूर्ति को अर्पित किए। और ऐसा ही विहार विशेष रूप से इसी अवसर के लिए बनाया गया। हर्ष के विहार ने जो है बौद्ध धर्म विहार और स्तूपों का निर्माण भी करवाया था और देश विदेश से जो भी लोग आए हुए थे उनको दान जो है इसके द्वारा दिया गया। प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग महोत्सव परिषद का आयोजन करता था, जिससे विभिन्न धर्मों और देवी देवताओं की पूजा की जाती थी एवं विभिन्न धर्मावलंबियों को दान भी किया जाता था। ये तो था हर्ष के प्रयाग सभा के बारे में। अब आ जाते हैं आपका गृह कार्य के ऊपर। 5 प्रश्न जो है वो दे देते हैं। गृह कार्य प्रश्न नंबर 9, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, गुप्त काल में व्यापारिक नगर कौन से थे? व्यापारिक नगर 2 थे, पहला था उज्जैन और दूसरा था कन्नौज। प्रश्न नंबर आ जाएगा 3, हर्षवर्धन शासक कब बना? हर्षवर्धन जो है वो शासक कब बना? 606 ईस्वी में। प्रश्न नंबर आ जाएगा 4, कन्नौज सभा का आयोजन, कन्नौज सभा का आयोजन कब हुआ?
कैंडल सभा का आयोजन कब हुआ? और लास्ट आपके 5वां प्रश्न आ जाएगा हर्षवर्धन की 2 उपाधियों के बारे में लिखो। कई उपाधियां धारण की थी, तो इनकी जो प्रमुख 2 उपाधियां हैं उनके बारे में लिखना है आज के लेवल से।